नेशनल पीपल्स पार्टी के प्रमुख कोनराड संगमा ने लगातार दूसरी बार ली मेघालय के मुख्यमंत्री पद की शपथ। 2 उप मुख्यमंत्रियों के अलावा अन्य मंत्रियों ने भी ली पद और गोपनीयता की शपथ। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी शपथ ग्रहण समारोह में रहे मौजूद। नागालैंड में नई सर्वदलीय सरकार का शपथ ग्रहण समारोह संपन्न। नेफ्यू रियो ने 5वीं बार राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर ली शपथ। योंगथुंगो पैटर्न के साथ टी.आर. जिलियांग ने राज्य के डिप्टी सीएम के रूप में ली शपथ। 9 अन्य कैबिनेट मंत्रियों को भी दिलाई गई शपथ। राज्य की पहली महिला विधायक सलहतु ओनुकुओ क्रूज को भी बनाया गया मंत्री। पीएम मोदी समेत कई वरिष्ठ नेता समारोह में हुए शामिल। नए सामर्थ्य के साथ बढ़ रहा है नया भारत। वित्तीय क्षेत्र पर बजट के बाद वेबिनार में बोले प्रधानमंत्री। कहा बैंकिंग सिस्टम की मजबूती का फायदा आखिरी छोर तक पहुंचाने का है समय। दिल्ली शराब घोटाला मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने की 11वीं गिरफ्तारी। हैदराबाद के व्यापारी अरुण पिल्लई को किया गिरफ्तार। इसी मामले में तिहाड़ जेल में बंद दिल्ली के पूर्व उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से भी ईडी कर रही है पूछताछ। इसरो के लिए आज बेहद अहम दिन। 12 साल पुराने सैटेलाइट को प्रशांत महासागर में गिराएगा इसरो। पृथ्वी की निचली कक्षा में दोबारा प्रवेश कराने के दौरान आ सकती हैं कुछ चुनौतियां। जन औषधि दिवस पर आज देश भर में सरकार की ओर से कई आयोजन। सस्ती कीमत पर जेनेरिक दवाएं उपलब्ध कराने का है मकसद। इस बार की थीम है जन औषधि, सस्ती भी अच्छी भी। विमेंस प्रीमियर लीग में आज दिल्ली कैपिटल्स और यूपी वॉरियर्स के बीच होगा मुकाबला। कल के मैच में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु को हराकर शीर्ष स्थान पर पहुंची मुंबई इंडियंस। और देश भर में चढ़ा होली का खुमार। आज होलिका दहन के लिए की गई खास तैयारियां। कल खेली जाएगी रंगों की होली। नमस्कार, डीडी न्यूज के इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और आइए देखते हैं खबरों को विस्तार से। नेशनल पीपल्स पार्टी यानी एनपीपी के प्रमुख कोनराड संगमा ने लगातार दूसरी बार मेघालय के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली। मेघालय के राज्यपाल फागू चौहान ने कोनराड संगमा को पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। शिलांग स्थित राजभवन में आयोजित शपथ ग्रहण समारोह में प्रेस्टीन टाइन सॉन्ग और श्रियोंग भालंगधर ने मेघालय के उप मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। वहीं राज्यपाल ने अन्य मंत्रियों को भी पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। कोनराड संगमा के शपथ ग्रहण समारोह में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह, बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा और अन्य गणमान्य व्यक्ति शामिल हुए। और मेघालय में शपथ ग्रहण समारोह के बाद मुख्यमंत्री कोनराड संगमा से उनकी नई सरकार की प्राथमिकताओं को लेकर विशेष बातचीत की हमारी संवाददाता रमा त्यागी ने। आइए देखते हैं डीडी न्यूज से क्या कुछ कहा कोनराड संगमा ने। इस बार का जो शपथ ग्रहण है काफी ऐतिहासिक कहा जा रहा है। प्रधानमंत्री स्वयं आए, इससे पहले कभी नहीं आए। किस तरह से आपको लगता है कि आपकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ गई है? नहीं, जिम्मेदारी तो पहले से ही है और हम लोगों ने पिछले 5 सालों में जिस तरीके से काम किया तो उसी तरीके से हम आगे भी काम करते रहेंगे। लेकिन इस जो हमारा जो स्वेरिंग इन था, इस बार प्रधानमंत्री जी आए और ये मेघालय में कभी नहीं हुआ पहले, तो ये एक तरीके से जैसे आपने कहा ऐतिहासिक है और इससे हम सबका भी एक तरीके से एक मोटिवेशन बढ़ता है, हौसला बढ़ता है कि पीएम साहब खुद ही पहली बार नॉर्थ ईस्ट के 3 स्टेटों में स्वेरिंग इन प्रोग्राम में आए। ये बहुत बड़ी बात है। आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? जो हमारे बेसिक गवर्नेंस में ओवरऑल जिस तरीके से हमें काम करना चाहिए, बहुत समय में ऐसा होता है कि जो अलग अलग डेवलपमेंट की स्कीम्स हैं उन जगहों में इम्प्लीमेंटेशन जो होता है, मॉनिटरिंग जो होता है, अकाउंटेबिलिटी जो होता है, डिलीवरी मैकेनिज्म जो होता है, वो उस लेवल तक नहीं होता जो होना चाहिए।
तो पिछले 5 सालों में अगर आपने देखा होगा मेरी सरकार में जो फर्स्ट हमारा गवर्नमेंट था, हम लोगों ने उसी स्कीम को 10 गुना या 20 गुना हम लोगों ने बढ़ाया। चाहे आप MGNRGS बोले, PMGSY बोले, हम लोग बिल्कुल बॉटम में थे, लेकिन 5 साल में हमने उठाकर हम अपने स्टेट को सबसे अच्छी स्टेटों में से एक स्टेट में के लेवल पर हम लोग ले गए। तो मेरा ध्यान जो होगा ओवरऑल गवर्नेंस और डिलीवरी मैकेनिज्म में ओवरऑल रहेगा। इस बार महिला भी आपकी कैबिनेट में? हाँ जी, हाँ बिल्कुल, और एक बहुत ही केपेबल पर्सन है, उनका अच्छा है पास रिकॉर्ड इन टर्म्स ऑफ उनका जो एडमिनिस्ट्रेटिव स्किल्स, मुझे उम्मीद है कि वो अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे। किस तरह से आप मैनेज करेंगे, किस तरह से डिफरेंट आइडियोलॉजी हैं आपके साथ? कोलिशन में हरदम अलग अलग आइडियोलॉजीज होते हैं, अलग अलग एक्सपेक्टेशन होते हैं, लेकिन अगर आपने सबको अपनी अपनी जगह दी, सबको आपने गवर्नेंस में इन्वॉल्व किया, डिसीजन मेकिंग में इन्वॉल्व किया, कंसल्टेशन किया, तो काफ़ी हद तक काफ़ी प्रॉब्लम्स को हम लोग सॉल्व कर पाते हैं। पिछले 5 सालों में भी हमने इसी तरह सरकार चलाई। हमने लोकल MLAs को हमने अपनी जगह, उनकी जगह दी, उनका स्पेस दिया, उनके कॉन्स्टिट्यूंसी में हमने उनको काम करने दिया। मेघालय के मुख्यमंत्री जिनका कहना था कि जो एक अच्छा सपोर्ट इन्हें मिला है विभिन्न दलों का, लेकिन उसके साथ ही जो इनकी प्राथमिकताएं हैं सभी दलों को, इनकी कोशिश रहेगी कि लेकर आगे बढ़ें और उन प्राथमिकताओं को पूरा करें। कैमरामैन सुरेश के साथ रमा त्यागी, DD न्यूज, शिलोंग। और बात नागालैंड की, जहां की राजनीति के दिग्गज नेफ्यू रियो ने आज राज्य के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली। राजधानी कोहिमा में आयोजित समारोह में राज्यपाल LA गणेशन ने उन्हें पद और गोपनीयता की शपथ दिलाई। ये 5वीं बार है जब नेफ्यू रियो नागालैंड के CM बने हैं। शपथ ग्रहण समारोह में PM नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, BJP के राष्ट्रीय अध्यक्ष JP नड्डा और असम के CM हेमंत बिस्व शर्मा समेत BJP के दिग्गज नेता मौजूद रहे। और मेघालय की तरह यहां भी 2 डिप्टी CM बनाए गए हैं। बीजेपी के योंगथुंगो पैटर्न के साथ ही TR जिलियांग ने भी राज्य के डिप्टी CM के रूप में शपथ ली है। नागालैंड विधानसभा चुनाव 2023 में राज्य की नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी और BJP गठबंधन ने बहुमत हासिल किया था। NDPP ने 40 और 20 सीटों पर चुनाव लड़ा था। चुनाव में NDPP और BJP ने क्रमशः 25 और 12 सीटें जीती थी। नागालैंड में इस बार विधानसभा में सबसे अधिक राजनीतिक दलों ने चुनाव लड़ा और जीत कर भी आए। इसके बावजूद नागालैंड विपक्ष रहित सरकार की ओर बढ़ रहा है। लगभग सभी दलों ने राष्ट्रवादी लोकतांत्रिक प्रगतिशील पार्टी और भाजपा के गठबंधन को बिना शर्त समर्थन दिया है। और नागालैंड विधानसभा के लिए निर्वाचित पहली महिला विधायक सलहोतु ओनुओ क्रूस ने मंत्री पद की शपथ ली। मंत्री पद की शपथ लेने के बाद सलहोतु ओनुओ क्रूस को PM मोदी ने हाथ मिलाकर बधाई दी। नागालैंड विधानसभा में पहली बार 2 महिलाएं जीतकर पहुंची हैं। पश्चिमी अंगमी सीट से नेशनल डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी की उम्मीदवार सलहोतु ओनुओ क्रूस ने निर्दलीय उम्मीदवार को 7 वोट से हराया है, जबकि NDPP की ही उम्मीदवार हेकानी जाखलू ने दीमापुर तृतीय निर्वाचन क्षेत्र से जीत हासिल की है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज विकास के अवसर पैदा करने के लिए वित्तीय सेवाओं की दक्षता बढ़ाना विषय पर वेबिनार को संबोधित किया। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने कहा कि भारत वित्तीय अनुशासन, पारदर्शिता और समावेशी दृष्टिकोण की ओर बढ़ रहा है। आज भारत वैश्विक अर्थव्यवस्था में ब्राइट स्पॉट के रूप में जाना जाता है। अब जब भारत फाइनेंशियल डिसिप्लिन, ट्रांसपेरेंसी और इंक्लूसिव अप्रोच को लेकर चल रहा है, तो एक बहुत बड़ा बदलाव भी हम देख रहे हैं। अब चर्चा की शुरुआत पहले की तरह क्वेश्चन मार्क की जगह विश्वास ने ले ली है, और चर्चा के अंत वाले समय में भी क्वेश्चन मार्क की जगह अपेक्षा ने ले ली है। आज भारत को वैश्विक अर्थव्यवस्था का ब्राइट स्पॉट कहा जा रहा है। भारत आज G20 की प्रेसिडेंसी का दायित्व भी उठा रहा है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भरता का विजन एक राष्ट्रीय जिम्मेदारी है और इसके लिए देश में एक अभूतपूर्व उत्साह देखा जा रहा है। इस वजह से घरेलू उत्पादन तो बढ़ा ही है, इसके साथ ही साथ एक्सपोर्ट में भी वृद्धि आई है। वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भरता का विजन एक नेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी है। वोकल फॉर लोकल और आत्मनिर्भरता मिशन, इसके लिए देश में एक अभूतपूर्व उत्साह हम देख रहे हैं। इस वजह से घरेलू उत्पादन तो बढ़ा ही है, एक्सपोर्ट भी रिकॉर्ड वृद्धि आई है। सामान हो या सेवा का क्षेत्र, हमारा निर्यात 2021-22 में ऑल टाइम हाई रहा। और प्रधानमंत्री ने साथ ही कहा कि जो बैंकिंग व्यवस्था 8 से 10 साल पहले डूबने के कगार पर थी, वो अब लाभ में नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि आज आपके पास एक ऐसी सरकार है जो लगातार साहसपूर्ण निर्णय कर रही है और सरकार के नीतिगत निर्णयों में बहुत ही स्पष्टता, आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प है। आज का नया भारत अब नए सामर्थ्य से आगे बढ़ रहा है। ऐसे में भारत के फाइनेंशियल वर्ल्ड के आप सभी लोगों की जिम्मेदारी भी बढ़ गई है। आज आपके पास दुनिया का एक मजबूत फाइनेंशियल सिस्टम है। जो बैंकिंग व्यवस्था 8-10 साल पहले डूबने की कगार पर थी, वह अब लाभ में आ गई है। आज आपके पास ऐसी सरकार है जो लगातार साहसपूर्ण निर्णय कर रही है। नीतिगत निर्णयों में बहुत ही क्लैरिटी है, कन्विक्शन है, कॉन्फिडेंस भी है। इसलिए अब आपको भी आगे बढ़कर के काम करना ही चाहिए। आरबीआई गांवों में डिजिटल भुगतान बढ़ाने के लिए 75 गांवों को गोद लेगा। इन गांवों को डिजिटल भुगतान सक्षम गांवों में बदला जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने बताया कि पिछले 12 महीनों में यूपीआई के माध्यम से भुगतान में तेजी से बढ़ोतरी हुई है। पिछले वर्ष फरवरी में दैनिक यूपीआई लेन देन 24 करोड़ था। इस वर्ष फरवरी तक यह आंकड़ा 50% बढ़कर 36 करोड़ तक पहुंच गया है। मूल्य के संदर्भ में इन लेन देन की कीमत 6.27 लाख करोड़ रुपए है, जबकि फरवरी 2022 में यह राशि 5.36 लाख करोड़ रुपए थी। इसी तरह इसमें 17% की बढ़ोतरी हुई है। दास ने आरबीआई मुख्यालय में डिजिटल भुगतान जागरूकता सप्ताह के मौके पर बताया कि पिछले 3 महीनों के दौरान देश में कुल डिजिटल भुगतान 1000 करोड़ रुपए के लेन देन से अधिक रहा है। यही नहीं, देश में 75% डिजिटल भुगतान यूपीआई से होते हैं। आरबीआई गवर्नर ने कहा कि देशव्यापी डिजिटल भुगतान सर्वेक्षण में खुलासा हुआ है कि 42% उत्तरदाताओं ने डिजिटल भुगतान का उपयोग किया है। उन्होंने यह भी बताया कि 28 फरवरी को एनईएफटी के माध्यम से सर्वाधिक 3.18 करोड़ रुपए के लेन देन हुए हैं। इसके साथ ही आरबीआई ने 48 करोड़ से अधिक कार्ड टोकन बनाए हैं और आज 26 करोड़ स्पर्श बिंदुओं पर डिजिटल भुगतान स्वीकार किए जा रहे हैं। आरबीआई के गवर्नर ने इस अवसर पर हर भुगतान डिजिटल मिशन भी शुरू किया। इसके अलावा आरबीआई गांवों में डिजिटल भुगतान बढ़ाने के लिए 75 गांवों को गोद लेगा। इन गांवों को डिजिटल भुगतान सक्षम गांवों में तब्दील किया जाएगा। और दिल्ली आबकारी मामले में मनीष सिसोदिया से प्रवर्तन निदेशालय की एक टीम तिहाड़ जेल में पूछताछ कर रही है। जानकारी के मुताबिक प्रवर्तन निदेशालय की एक टीम दोपहर को तिहाड़ जेल में इंटरोगेशन के लिए पहुंची है। यह पहली बार है जब ईडी आबकारी मामले में दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया से पूछताछ कर रही है। आबकारी मामले में मनीष सिसोदिया को दिल्ली की एक अदालत ने 20 मार्च तक के लिए न्यायिक हिरासत में भेजा है। उनकी जमानत पर 10 मार्च को सुनवाई होगी। सोमवार को दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने आम आदमी पार्टी के नेता मनीष सिसोदिया को 20 मार्च तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया था। सिसोदिया को 26 फरवरी को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की आबकारी नीति के निर्माण और कार्यान्वयन में
कथित अनियमितताओं से संबंधित एक मामले की चल रही जांच में गिरफ्तार किया गया था। और भारतीय जनता पार्टी ने आज कांग्रेस नेता राहुल गांधी के लंदन में दिए गए बयानों पर जोरदार पलटवार किया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता और राष्ट्रीय प्रवक्ता रविशंकर प्रसाद ने कहा कि राहुल गांधी ने कहा कि यूरोप और अमेरिका को भारत में लोकतंत्र बचाने के लिए हस्तक्षेप करना चाहिए। सरकार किसी की भी हो, हम किसी विदेशी ताकत के भारत में आंतरिक हस्तक्षेप को लेकर विरोधी रहे हैं। ये बहुत शर्मिंदगी भरी बात है। राहुल गांधी जी ने लंदन में अपने भाषणों में भारत के लोकतंत्र, भारत की संसद, भारत की जनता, भारत की राजनीतिक व्यवस्था, भारत की न्याय व्यवस्था और भारत की सामरिक सुरक्षा सबका अपमान किया है। रविशंकर प्रसाद ने सवालिया अंदाज में कहा कि भाजपा जानना चाहती है कि क्या कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सोनिया गांधी राहुल गांधी के बयानों का समर्थन करते हैं। अगर नहीं करते तो इसका इनकार करें। खड़गे साहब, राष्ट्रीय अध्यक्ष कांग्रेस पार्टी भाजपा आपसे जानना चाहती है कि क्या आप युवराज राहुल गांधी के इस टिप्पणी का समर्थन करते हैं? नहीं करते तो उसको डिसोन करिए, वरना स्पष्ट होगा कि आप भी साथ खड़े हैं। सोनिया जी, अपने सुयोग्य पुत्र की इस गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी का आप क्या समर्थन करती हैं? ये भी भाजपा आपसे जानना चाहती है। राहुल गांधी ने आज देश की जनता को शर्मसार किया है। जमीन के बदले नौकरी के मामले में सीबीआई की एक टीम ने आज लालू प्रसाद यादव से उनकी बेटी मीसा भारती के आवास पर पूछताछ की। इसी मामले में सोमवार को सीबीआई ने उनकी पत्नी और बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से पटना में पूछताछ की थी। करीब 4 घंटे तक सवाल जवाब हुए थे। राउज एवेन्यू कोर्ट ने इस मामले में सभी आरोपियों को पेश होने के लिए समन भी जारी किया हुआ है। सीबीआई ने इस मामले में बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी से पटना स्थित उनके आवास पर सोमवार को पूछताछ की थी। इस संबंध में सीबीआई के अधिकारियों ने बताया कि राबड़ी देवी के घर की कोई तलाशी नहीं ली गई है और ना ही छापा मारा गया है। उन्होंने बताया कि सीबीआई ने राबड़ी देवी को नोटिस जारी किया था, जिसके बाद उन्होंने सोमवार को उपलब्ध रहने की बात कही थी और जांच एजेंसी की टीम उनसे पूछताछ करने के लिए उनके आवास पर गई। गौरतलब है कि सीबीआई मामले में चार्जशीट दाखिल कर चुकी है। विशेष अदालत ने लालू यादव और उनके परिवार के सदस्यों सहित अन्य आरोपियों को 15 मार्च को अदालत में पेश होने के लिए समन जारी किया है। यह मामला लालू प्रसाद के 2004 से 2009 के बीच रेल मंत्री रहने के दौरान उनके परिवार को तोहफे में जमीनें देकर या फिर जमीन बेचने के बदले में रेलवे में कथित तौर पर ग्रुप डी की नौकरी के लिए दिए जाने से संबंधित है। प्राथमिकी में आरोप लगाया गया है कि कुछ लोगों को मुंबई, जबलपुर, कोलकाता, जयपुर और हाजीपुर में स्थित रेलवे के विभिन्न जोन्स में 2004 से 2009 के दौरान ग्रुप डी पदों पर नियुक्त किया गया और इसके बदले में उन लोगों ने या तो परिवार के सदस्यों ने लालू प्रसाद यादव और एके इंफोसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड नामक कंपनी के नाम पर अपनी जमीन दी। बाद में इस कंपनी का स्वामित्व प्रसाद के परिवार के सदस्यों ने अपने हाथ में ले लिया था। और जन औषधि दिवस के मौके पर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया ने कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में जन औषधि केंद्र का दौरा किया। पीएम मोदी की पहल पर जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे देश भर में गरीब लोगों को महंगी दवाइयों से बड़ी राहत मिल रही है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने कहा कि आज देश के 9,000 से ज्यादा जन औषधि केंद्र में सस्ती दवाइयां मिल रही हैं। यहां तक कि कैंसर की भी दवाइयां सस्ती दरों पर मिलती है। आज देश में 9,000 से अधिक जन औषधि केंद्र चल रहे हैं। 10 सस्ती और क्वालिटी मेडिसिन मिल रही है। सस्ती कितनी सस्ती? आप सामान्य फार्मेसी पर जाएंगे और कोई कैंसर की मेडिसिन का प्रिस्क्रिप्शन डॉक्टर साहब ने दिया हो और आपको वहां कोई मेडिसिन 1,000 रुपीज 1,000 रुपीज में एक ट्रिप मिलेगी, तो आप जन औषधि केंद्र में जाएंगे
वहां 200 रुपया में भी मिल सकती है। ये ही क्वालिटी वाली मेडिसिन, लेकिन सस्ती मेडिसिन दोस्तों, उससे गरीबों की सेवा होती है। ये विषय सामान्य विषय नहीं है। प्रधानमंत्री जी की दृष्टि से इस संवेदना से जुड़ा हुआ विषय है। जन औषधि दिवस के मौके पर केंद्रीय श्रम, रोजगार और पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने दिल्ली के द्वारका में जन औषधि केंद्र का दौरा किया। पीएम मोदी की पहल पर जन औषधि केंद्रों के माध्यम से सस्ती दवाइयां उपलब्ध कराई जा रही हैं, जिससे देश भर में गरीबों को महंगी दवाइयों से बड़ी राहत मिल रही है। इस मौके पर केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव ने कहा कि मिडिल क्लास के लोगों को इन केंद्रों पर ज्यादा से ज्यादा फायदा मिले, इसके लिए लोगों को जागरूक करने की जरूरत है। और वरिष्ठ फोटो पत्रकार शिप्रा दास के साथ 13 फोटोग्राफर्स को नई दिल्ली में एक समारोह में विभिन्न वर्ग के राष्ट्रीय फोटोग्राफी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। केंद्रीय सूचना और प्रसारण राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने सूचना और प्रसारण सचिव अपूर्व चंद्र की उपस्थिति में ये पुरस्कार वितरित किए। फोटो पत्रकार शिप्रा दास को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। पेशेवर फोटोग्राफर और शौकिया फोटोग्राफी प्रत्येक वर्ग में 6 फोटोग्राफर्स को सम्मानित किया गया। इस अवसर पर राज्य मंत्री डॉक्टर एल मुरुगन ने कहा कि भारत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास कर रहा है और ये विश्व की तीव्र गति से बढ़ रही अर्थव्यवस्था है। उन्होंने कहा कि देश भर में भारत की अध्यक्षता में G20 की बैठकें हो रही हैं और भारत की विशाल सांस्कृतिक विरासत विश्व तक पहुंच रही है। मुरुगन ने कहा कि देश के उत्कृष्ट फोटोग्राफर इस विरासत को विश्व तक पहुंचाने में एक अहम किरदार निभा सकते हैं। So I congratulate to Ms. Shilpa Das. She had an lifetime achievement award in this function. So this function last 2 years due to this pandemic was not happened. This year they happily they participated. The themes also was Indian heritage and our life and water. So the themes they presented, and some 6 categories and one. Photographer of the Year award from Tamil Nadu, Sasikunuma, he got this award from Tamil Nadu. So I congratulate all award winners in this occasion. जम्मू कश्मीर की फिजा में अब आमूल-चूल परिवर्तन नजर आने लगे हैं। पुलवामा में नागरिकों द्वारा बहादुर सिपाही पवन कुमार की याद में कैंडल लाइट एकजुटता मार्च का आयोजन किया गया। सिपाही पवन कुमार ने ऑपरेशन पोटमगम पोरा के दौरान आतंकवादियों से मस्जिद की पवित्रता की रक्षा करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए थे, लेकिन लोगों के जहन में बहादुर सिपाही पवन कुमार आज भी जिंदा है और उन्हें प्रेरणा दे रहा है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की पूर्व संध्या के अवसर पर डीडी न्यूज में नारी शक्ति को समर्पित डीडी डायलॉग नारी शक्ति एट नया भारत का आयोजन किया गया। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने इस अवसर पर एक वीडियो संदेश दिया। अपने संदेश में उन्होंने दूरदर्शन की सराहना करते हुए कहा कि महिलाओं को समर्पित और समाज में महिलाओं के योगदान का उत्सव मनाने के लिए दूरदर्शन ने डीडी डायलॉग का आयोजन किया है। आइए देखते हैं राष्ट्रपति का संदेश। नमस्कार, मैं आप सभी को अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की बधाई देती हूँ। ये दिवस नारी शक्ति के गौरव गान का अवसर है। साथ ही ये उन सभी नारियों के अथक संघर्ष को नमन करने का दिवस भी है जिनकी गौरव गाथा किसी इतिहास, कथा या कविता का हिस्सा नहीं बन सकी। उनका संघर्ष किसी सम्मान, अलंकार या पुरस्कार की सूची में सम्मिलित नहीं हो सका, लेकिन फिर भी वो आदरणीय नायिकाएं हैं। अपने परिवार की, गांव, कस्बे, देहात की, शहर की, समुदाय और जनजातियों की। मुझे खुशी है कि दूरदर्शन महिलाओं को समर्पित और समाज में उनके योगदान का उत्सव मनाने के लिए इस एक दिवसीय कार्यक्रम डीडी डायलॉग का आयोजन कर रहा है। मुझे बताया गया है कि इस कार्यक्रम में ऐसे महिलाएं भाग लेंगे जिन्होंने अपने धैर्य और दृढ़ संकल्प के द्वारा सार्वजनिक जीवन में अपनी छाप छोड़े और पूरे देश में महिलाओं के लिए प्रेरणा का स्रोत बनी।
मेरा विचार है कि डीडी डायलॉग नारी शक्ति के संबंध में सरकार के प्रमुख विचारों और दृष्टिकोण को प्रस्तुत करने के साथ साथ स्वच्छ भारत मिशन तथा पोषण माह जैसे महिला सशक्तिकरण के प्रयासों को जन जन तक पहुंचाने के लिए एक प्रभावी मंच प्रदान करेगा। घर की चार दीवारों से बाहर जाकर समाज में अपना विशेष स्थान बनाने के वाली महिलाओं की अनगिनत कहानियां हम सुनते रहते हैं, लेकिन ऐसी महिलाएं भी हैं जिन्होंने उन विषम परिस्थितियों, अभावों और चुनौतियों के बीच सफलता की कहानियां लिखी है, जो उनके पास अपने घर और गांव की सीमाओं को पार करने के संसाधन नहीं थी। आज इस महत्वपूर्ण दिवस पर आप सभी से पूरे विश्वास के साथ मैं ये कहना चाहती हूँ कि यदि एक स्त्री ठान ले तो उसके लिए कुछ भी असंभव नहीं है। इस वर्ष अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की थीम यानी विषय वस्तु है एम्ब्रेस इक्विटी, यानी एक समावेशी समाज का ऐसा सपना जिसमें समाज के हर वर्ग की महिलाओं के परिवेश, चुनौतियां और आवश्यकताओं के अनुसार उसे आगे बढ़ने का अवसर प्राप्त हो। ये थीम केवल एक नारा नहीं बल्कि स्वस्थ, प्रगतिशील और समावेशी समाज की नींव है, उसकी सफलता का मूल मंत्र है। इस मूल मंत्र को सार्थक करने वाली कोई आदर्श महिलाएं आज हमारे सामने हैं। महिलाओं ने आज कृषि, खेल, सशस्त्र बल, कला और साहित्य जैसे सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट प्रदर्शन किया है। महिलाओं को समावेशी विकास से जोड़ने के लिए सरकार की कई योजना ने भी अहम भूमिका निभाई है। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, उज्ज्वला योजना, सुरक्षित मातृत्व आश्वासन योजना जैसी अनेक योजनाएं हैं जिससे समाज की हर वर्ग की महिलाओं को बिना किसी भेदभाव के विकास से जुड़ने और आगे बढ़ने के अवसर मिले हैं। हम आज़ादी के अमृतकाल में भारत के विश्वगुरु बनने के राष्ट्रीय सपनों को पूरा करना चाहते हैं, तो इसके लिए हर वर्ग की महिलाओं को आगे आना होगा, उन्हें शिक्षित और आत्मनिर्भर बनना होगा, आर्थिक विकास का सहभागी बनना होगा और इस भारत को दिशा देने होगी जिसका समाज एक ऐसा समाज हो जिसमें हर एक महिला विकास और आत्मनिर्भरता से सही अर्थ में जुड़े हुए हों। मुझे विश्वास है कि आज इस सपने को पूरा करने में हम सब प्रत्येक महिला का साथ देंगे तथा भारत को और अधिक सशक्त बनाएंगे। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। वहीं केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर भी डीडी डायलॉग में पहुंचे। उन्होंने कहा कि भारत में आज महिलाओं को समान अवसर और नेतृत्व के अवसर मिल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस साल 26 जनवरी की परेड में मिस्र के राष्ट्रपति ने कर्तव्य पथ पर सेना में महिलाओं के नेतृत्व को देखकर पीएम मोदी की तारीफ करते हुए कहा था कि भारत में महिलाओं को उचित नेतृत्व मिल रहा है। इजिप्ट के राष्ट्रपति आए और 26 जनवरी की परेड में उन्होंने देखा कि दुनिया तो महिला विकास की बात करती है, महिलाओं के सशक्तिकरण की बात भी करती है। उन्होंने प्रधानमंत्री जी को कहा कि सही मायने में महिला नेतृत्व विकास कहीं पे है, वुमेन लेड डेवलपमेंट कहीं पे है, तो आपके भारत में ही है जो आपके कर्तव्य पथ पर दिखता है। ये अपने आप में मोहर लगाई तो किसी दूसरे देश के राष्ट्रपति ने लगाई, लेकिन करके किसने दिखाया? महिलाओं ने। और केंद्रीय मंत्री अनुराग सिंह ठाकुर ने कहा कि आज देश में 1000 लड़कों के मुकाबले 1020 लड़कियां हैं। उन्होंने कहा कि लोगों की सोच बदलने में पीएम नरेंद्र मोदी ने अहम योगदान दिया है, जिसकी बदौलत देश में आज ये स्थिति बन सकी। आज मुझे कहते हुए प्रसन्नता है कि देश में 1000 लड़कों के मुकाबले 1020 लड़कियां हैं। ये बहुत बड़ी उपलब्धि भारत की है। मैं मातृशक्ति को उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। लोगों की सोच को बदलने का काम जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया है उसके लिए उनका धन्यवाद करता हूं। इस समाचार बुलेटिन में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।